बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। मैन्युफैक्चरिंग का क्या मतलब होता है बेटा? प्रोडक्ट हम जो है वो कहीं बाहर से खरीद के आगे नहीं बेच रहे, जैसे ट्रेडर करता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है? गुड्स को खुद प्रोड्यूस करता है, गुड्स को खुद मैन्युफैक्चर करता है, गुड्स को खुद मेक करता है। तो बेटा, वो जो मेकिंग वाला पार्ट है, वो शख्स जो गुड्स को क्या कर रहा है, कहीं बाहर से बाय नहीं कर रहा बल्कि खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसके लिए हम पढ़ते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनता है वो समझने के लिए पहले हमने कॉस्ट को समझना पड़ेगा कि फैक्ट्री के अंदर या फैक्ट्री के अलावा प्रोडक्शन से रिलेटेड या नॉन प्रोडक्शन किस तरह की कॉस्ट हो सकती है। तो बेटा, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जो आपने पढ़ना है इसके लिए, वो है कॉस्ट क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का क्या मतलब बेटा? कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, कैसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, कैसे ग्रुप किया जाएगा। तो बेटा, कॉस्ट को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो देयर कैन बी मैनी नंबर ऑफ कॉस्ट। सही, एक एक करके बात करते हैं बेटा। सबसे पहला तरीका कॉस्ट को समझने का, सही है, बाय एलिमेंट्स। बाय एलिमेंट्स का मतलब ये है सर कि अज्जा या कंपोनेंट, कि भाई जब हम फैक्ट्री की बात करें तो फैक्ट्री में कौन कौन सी कॉस्ट लग सकती हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है, सूट पहना हुआ है, तो सूट को बनाने में फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर क्या क्या कॉस्ट लगी होगी। सबसे पहले बेटा, इस सूट को बनाने में रॉ मटेरियल लगा होगा। मटेरियल क्या मटेरियल लगा होगा सर? फैब्रिक लगा होगा, सही है, जो कपड़ा है। सही है, फिर ये भी हो सकता है कि कपड़े को बनाने के लिए जो है वो मजीद मटेरियल लगाओ। सही, जैसे कॉटन लगा होगा, कॉटन क्रॉप जो है, जो जो हमने यूज किया होगा किसको? फैब्रिक को बनाने में। ऐसे ही जो बटन्स लगे हैं उसमें प्लास्टिक यूज हुआ होगा। सही है, कोई क्लिप वगैरह लगा हुआ है मेटल का, तो मेटल यूज हुआ होगा। तो ये क्या है भाई? ये आपका रॉ मटेरियल आ गया। मटेरियल के बाद बेटा दूसरी जो चीज लगती है फैक्ट्री के अंदर, वो लगता है लेबर। इसका मतलब भाई जो भी ह्यूमन एफर्ट है, ह्यूमन इनपुट है कपड़े को बनाने में, ड्रेस को बनाने में, वो सारा किसकी कैटेगरी में आ जाएगा? लेबर। तो मटेरियल आ गया, लेबर आ गया। तीसरी चीज आएगी सर एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में क्या होगा सर? जिस फैक्ट्री या कारखाने में ये सूट बन रहे हैं वहाँ का रेंट होगा, वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, वहाँ जो मशीन्स काम कर रही है, चाहे वो स्यूइंग मशीन्स हैं, सिलाई मशीन जिसको आप कहते हैं, या कोई बड़ा प्लांट हो सकता है, तो उसकी डिप्रिसिएशन हो सकती है। सही है, और वहाँ का रेंट होगा, वहाँ का जो है वो सैलरीज होंगी। तो ये सारी चीजें क्या होंगी? एक्सपेंस। तो पता ये चला सर कि सूट बनाने में या कोई भी चीज बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में, तीन तरह की कॉस्ट लग सकती है। या तो रॉ मटेरियल लगेगा, या तो लेबर लगेगा, या तो एक्सपेंस लगेगा। पहली कैटेगरी हो गई बाय एलिमेंट्स। दूसरी कैटेगरी होती है बेटा, कॉस्ट दो तरह की हो सकती है, या डायरेक्ट कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट। सर ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अब क्या चक्कर है, इसको भी समझ लेते हैं। सही है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है सर? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली रिलेटेड होती है प्रोडक्शन से, और इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो हम डायरेक्टली ट्रेस नहीं कर सकते प्रोडक्ट के अंदर, या जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अंदर। तो डायरेक्ट कॉस्ट बेटा वो कॉस्ट होती हैं जो ट्रेसेबल होती हैं, जो आइडेंटिफाइबल होती हैं किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में। सही, जो कि मेजर कॉस्ट होती हैं। क्या होती हैं? मेजर कॉस्ट, जिसको प्राइमरी कॉस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी। सही है। तो अब जैसे एग्जांपल ये है बेटा कि हर वो कॉस्ट जो हम बता सकें कि एक सूट बनाने में से कपड़ा कितना यूज हो रहा है। तो कपड़ा क्या है बेटा? जो फैब्रिक है वो है डायरेक्ट कॉस्ट। क्यों? क्योंकि वो ट्रेसेबल है। हम ये बता सकते हैं कि एक ड्रेस बनाने में कितने गज, कितने मीटर, सही है, कपड़ा लग रहा है। आइडेंटिफाइबल, हम बता सकते हैं कि इस सूट में इतना कपड़ा यूज हुआ है, आइडेंटिफाई है, नजर आ रहा है। मेजर कॉस्ट है। सही, ड्रेस बनाने में जो मेजर कॉस्ट तो होगी वो तो फैब्रिक की होगी ना। सही, सूट बनाने में जो मेजर कॉस्ट होगी वो फैब्रिक की होगी। और ये प्राइमरी कॉस्ट है किसी भी सूट को बनाने के लिए। जो उसकी क्लोथिंग है, जो फैब्रिक है, वो क्या होगी? प्राइमरी कॉस्ट। तो सर इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट बेटा अनट्रेसेबल होती है। एक ऐसी कॉस्ट बेटा जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते, या ट्रेस करना बहुत मुश्किल हो। सही है, अनट्रेसेबल या अनआइडेंटिफाइबल। हम ये ना बता सकें कि एक सूट बनाने में, अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं थ्रेड। सही, थ्रेड क्या होता है? धागा। सही, तो अब अगर मैं जो सॉरी मैं अगर टेलर से पूछूं कि यार ये बताओ है कि इस सूट को बनाने में कितना कपड़ा लगेगा, तो क्या वो मुझे बता देगा मेरी मेजरमेंट लेके? बिल्कुल बता देगा, वैसे देख के ही बता देगा कि यार एक एडल्ट बंदे को, सही है ना, सूट बनाने के लिए इतने गज कपड़ा चाहिए। तो वो कपड़ा तो क्या है? ट्रेसेबल है, आइडेंटिफाइबल है। लेकिन अगर मैं पूछूं टेलर से कि यार मास्टर साहब ये बता दें
कि धागा कितना लगेगा, सही है? तो वो सवाल पूछेगा, यार मेमन तो नहीं हो? बोलेगा यार धागे का कौन हिसाब लगाता है, सही? वो कह रहा है यार मैं 20 साल से टेलरिंग का काम कर रहा हूँ और मैंने आज तक ये मेजर नहीं किया कि एक सूट को बनाने में कितना धागा लगेगा। क्यों? क्योंकि धागा एक बहुत सारी सस्ती सी चीज है। तो कह रहा है इसको कौन बैठ के ट्रेस करेगा, आइडेंटिफाई करेगा? तो वो बोलेगा यार जितना भी धागा लगेगा हम लगा देंगे, तुम टेंशन नहीं लो, और तुम्हें अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो हम एक दो जो है वो उसकी रील्स होती है ना, नल की जिसको कहते हैं, वो हम एक्स्ट्रा भी दे देंगे तुम्हें। तो ये क्या है भाई, ये जो थ्रेड है, धागा, ये अनट्रेसेबल है या अनआइडेंटिफाइबल। और ये बेटा जैसे ये मेजर कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट मेजर नहीं होती है बेटा, ये माइनर कॉस्ट होती है। क्या होती है? माइनर। बहुत ही कम क्वांटिटी में ये जो है ना वो यूज हो रही होती है, बहुत मेजर क्वांटिटी में यूज नहीं होती, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मेजोरिटी जो कॉस्ट होगी सूट के अंदर वो कपड़े की होगी और धागे की कॉस्ट बहुत माइनर होगी। और बेटा ये प्राइमरी कॉस्ट नहीं है, ये सेकेंडरी कॉस्ट है। क्या कॉस्ट है सर? सेकेंडरी। तो सर पहले आपने बोला कि कॉस्ट या तो मटेरियल होगी या तो लेबर होगी या एक्सपेंस होगी। अब आप क्या कह रहे हैं कि कॉस्ट या तो डायरेक्ट होगी या तो इनडायरेक्ट होगी। तो सर क्या ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती? बिल्कुल सर, ये जो मटेरियल है ये डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल। सर ये जो लेबर आपने बताया ये डायरेक्ट लेबर भी हो सकता है और इनडायरेक्ट लेबर भी हो सकता है। सर ये जो आप एक्सपेंस बता रहे हैं, एक्सपेंस कैन बी डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट। सही है, तो एक्सपेंसेस भी बेटा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो कैटेगरी के हो सकते हैं। तो पता चला सर यहाँ से 6 तरह की कॉस्ट जो है वो आ गई। सही, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब एक एक करके बेटा इन 6 को समझ लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्या होता है? जैसे भी हमने बात की बेटा, वो मटेरियल जो ट्रेसेबल है प्रोडक्ट को बनाने में, कि भाई सूट बनाने में कपड़ा कितना लग रहा है, वो डायरेक्ट मटेरियल है क्योंकि वो ट्रेसेबल है। अगर हम कारपेंटर के पास जाते हैं, उसको बोलते हैं हमने एक जो है वो चेयर बनानी है, वुडन चेयर, तो क्या वो चेयर की स्पेसिफिकेशन को देख के कुछ कैलकुलेशन करके ये बता सकता है कि एक वुडन चेयर में कितनी वुड लगेगी? बिल्कुल वो बता सकता है, क्योंकि उसका दिन रात का काम है। सही है, वो हर वक्त यही काम करता रहे, तो वो आपको बता सकता है अपने एक्सपीरियंस से कि भाई वुडन चेयर में कितनी वुड चाहिए होगी। तो वुड जो है वो डायरेक्ट मटेरियल है। ऐसे ही लेस की चिप्स बनाने के लिए, सही है, वो जो पोटैटो है वो क्या है? वो है डायरेक्ट मटेरियल। सही है, क्योंकि लेस के चिप्स को बनाने में हमें पता होगा कि एक 100 ग्राम्स का या 50 ग्राम्स का अगर पैकेट है तो उसमें कितना पोटैटो यूज हुआ है, क्योंकि वो एक मेन कंपोनेंट है, वो एक मेजर कंपोनेंट। इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? जैसे मैंने एग्जांपल ली बेटा, सूट बनाने में जो धागा लग रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है, थ्रेड। सही है, कारपेंटर साहब ने बोला यार ये बताओ कि चेयर बनाने के लिए इतनी वुड है, चलो वुड तो मैं ले आता हूँ, ये बताओ कीलें कितनी लगेंगी? नेल्स। सही है, कीलें ठोकते हैं ना, कीलें कितनी लगेंगी? नेल्स। तो वो कह रहा है यार अगेन, सही है ना, चिनियोटी तो नहीं हो? भाई बात ये है, बोलेगा यार ये जो कीलें हैं ये कौन काउंट करता है? बोला भाई कीलें जो है वो आज तक मैंने नहीं गिनी, मैं 10 साल से कारपेंटरी का काम कर रहा हूँ, मैं नहीं मतलब। सही है, वो कारपेंटर कह रहा है। वो कह रहा है भाई जहां जरूरत होती है हम ठोक देते हैं। सही है, कील हम जो है वो मतलब हिसाब नहीं लगाते कि यार 10 कीलें लगानी है या 8 लगानी है, जितनी जरूरत होंगी उतनी हम लगा देंगे। वो कह रहा है अगर आपको चाहिए मैं आपको एक्स्ट्रा भी दे दूंगा 2-4, बोला आप परेशान ना हो। सही है, तो ये जो बेटा नेल्स हैं ये क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही बेटा लेस के जो चिप्स हैं, जब वो फ्राई होते हैं तो वो ऑयल में फ्राई होंगे। सही है, एयर फ्रायर में तो होंगे नहीं। अब वो जब ऑयल में फ्राई होंगे तो लेस के चिप्स का पैकेट बनाने में कितना पोटैटो यूज हुआ वो तो हमारे पास अंदाजा है, लेकिन एक पैकेट बनाने में कितना ऑयल यूज हुआ, कितना ऑयल यूटिलाइज हुआ, तो वो ऑयल क्या है? इनडायरेक्ट मटेरियल। या ऐसे देखें कि सूट बन रहा है जिस मशीन के ऊपर, या सोइंग मशीन जिसको आप कहते हैं, सिलाई मशीन, या कोई प्लांट है, अब उस प्लांट की मेंटेनेंस में ग्रीस लग रहा है। सही है, ग्रीस पता नहीं आप लोग समझते नहीं समझते, ऑयल लग रहा है। सही है, उसको जो है स्मूथ रखने के लिए मशीन को। तो वो जो ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग हो रही है, वो कितना ऑयल यूज हो रहा है एक सूट को बनाने की वजह से, वो हम नहीं बता सकते। मतलब बेटा सूट को देखो, ऑयल जो है वो तो मशीन में लग रहा है ना, वो सूट में थोड़ी लग रहा है। तो हम ये नहीं बता सकते बेटा एक ड्रेस बनाने के लिए मशीन को कितनी ऑयलिंग करनी पड़ी। तो ये जो मटेरियल है बेटा वो क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट मटेरियल। सही, आई होप आई एम मेकिंग माई पॉइंट। तो डायरेक्ट मटेरियल बेटा किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में मेजर मटेरियल या आइडेंटिफाइबल मटेरियल या प्राइमरी मटेरियल, मतलब हम बता सकें कि एक ये प्रोडक्ट बनाने में कितना मटेरियल यूज हुआ, ये डायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल बेटा वो मटेरियल है जो ट्रेसेबल नहीं है, जो हम बता नहीं सकते बेटा कि एक
जो है वो बता नहीं सकते या बताना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उसको बताने में बहुत ज़्यादा टाइम, एनर्जी और एफर्ट लगेगा। तो हम बोलते हैं यार छोड़ो, इतनी मेहनत कौन करे। तो हम बोलते हैं इसको जो है वो रख लो एज एन इनडायरेक्ट। सही है, उसको क्या ट्रीट कर लो, एज एन इनडायरेक्ट मटेरियल। अब आ जाते हैं लेबर पे। सर डायरेक्ट लेबर क्या होती है? सर वो लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है प्रोडक्ट को बनाने में, वो क्या होती है सर? डायरेक्ट लेबर। जैसे मिसाल दे दें सर, मिसाल ये है, कौन सी लेबर होगी? बेटा जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं उनमें जितनी भी लेबर काम कर रही है वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी डायरेक्ट लेबर। सही, जैसे मिसाल ले ले। मिसाल ये है बेटा कि जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जैसे कटिंग, पेंटिंग, असेंबली, फिनिशिंग, मोल्डिंग, टेस्टिंग, वेल्डिंग। सही, तो जो भी मजदूर डायरेक्टली बेटा मशीनों पे काम कर रहा है या मैन्युअली काम कर रहा है प्रोडक्ट को बनाने में जितने भी लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं वो क्या कहलाएगी? डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है सर? इनडायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो डायरेक्टली प्रोडक्ट को बना तो नहीं रही, लेकिन जो अगर अपना काम छोड़ दे तो फिर जो है वो प्रोडक्ट को बनाना जो है वो बंद करना पड़ेगा। सही है। इनडायरेक्ट लेबर क्या हो सकती है? एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड है। सही, अब सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए हैं फैक्ट्री पे। अगर सिक्योरिटी गार्ड्स बोले भाई हम जो है वो काम नहीं कर रहे, आज जो है ना वो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं, तो भाई काम करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई सबको डर लगा रहेगा कि सिक्योरिटी नहीं है बाहर, तो भाई किसी भी वक्त कोई आके जो है ना वो लूट खसूट कर सकता है। तो ये सिक्योरिटी की जो कॉस्ट है गार्ड्स की, ये इनडायरेक्ट लेबर। ऐसे ही बेटा जो आपके टेक्नीशियन हैं जो क्या कर रहे हैं, मशीन को रिपेयर और मेंटेनेंस कर रहे हैं, वो क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। क्योंकि अगर मशीन की टाइम पे रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं हुई तो फिर काम क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। और इनडायरेक्ट लेबर में आ सकता है भाई इलेक्ट्रिशियंस आ सकते हैं, सही, सिक्योरिटी गार्ड आ सकते हैं, यहाँ पे सुपरवाइजर आ सकते हैं। सुपरवाइजर कौन होता है बेटा? सुपरवाइजर जो है वो प्रोडक्ट को बनाता तो नहीं है, लेकिन सुपरवाइजर बेटा ये मेक श्योर करता है कि जो हमारा स्टाफ है वो तो हमें नहीं बना रहा। सही है, जो लेबर है बेटा वो अपना काम ठीक से कर रही है नहीं कर रही, या लेबर जो है वो हमें बना रही है। तो बेटा ये जो कॉस्ट होती है सुपरवाइजर की या मैनेजर की, क्योंकि देखो सुपरवाइजर डायरेक्टली किसी प्रोडक्ट को बनाने में काम नहीं करता, वो यहाँ से वहाँ घूमता रहता है, वो ये देखता रहता है कि सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो हम ये तो बता सकते हैं भाई कि एक टेलर एक सूट को बनाने में कितना टाइम लगा रहा है, क्योंकि टेलर का टाइम तो ट्रेस हो सकता है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल जो है कि जो वॉचमैन बैठा हुआ है कारखाने में, हम ये नहीं बता सकते वॉचमैन ने या सुपरवाइजर ने एक सूट बनाने में कितना टाइम लगाया। क्यों? क्योंकि बेटा जो वॉचमैन है वो एक सूट को नहीं बना रहा, वो ये देख रहा है कि सारे टेलर्स अपने सूट ड्रेस सही बना रहे हैं या नहीं बना रहे। ऐसे ही कारपेंटर का टाइम तो ट्रेस हो सकता है कि एक चेयर बनाने में वो कितना टाइम लगा रहा है, लेकिन जो सुपरवाइजर है या मैनेजर है जो राउंड पे घूम रहा है, वो किसी एक चेयर पे टाइम नहीं लगा रहा, वो ये मेक श्योर कर रहा है कि सब लोग अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो आई होप आपको समझ में आया बेटा इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है। वो लेबर जो लग तो रही है फैक्ट्री में, लेकिन जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते कि वो कितना टाइम लगा रहे हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है सर? ज्यादातर एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट इन नेचर। पहले इनडायरेक्ट एक्सपेंस समझ लें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। क्या हम ये बना सकते हैं एक सूट को बनाने में कितनी बिजली यूज हुई? नहीं बता सकते। एक आईफोन बनाने में फैक्ट्री में कितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई? नहीं बता सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट। रेंट क्या ये बता सकते हैं एक आईफोन बनाने के लिए कितना रेंट दिया? नहीं बता सकते। सही है। और इंश्योरेंस, एक आईफोन बनाने में कितना इंश्योरेंस जो है वो लगा एप्पल कॉर्पोरेशन का एक आईफोन में, क्योंकि इंश्योरेंस तो पूरी फैक्ट्री का कराया हुआ है, किसी एक आईफोन का अलग से इंश्योरेंस नहीं। तो ज्यादातर कॉस्ट बेटा इनडायरेक्ट होती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब होता है। डेप्रिसिएशन, क्या हम ये बता सकते हैं एक सूट बनाने की वजह से मशीन कितनी डिप्रिशिएट हो गई, मशीन की कितनी वैल्यू कम हो गई? नहीं बता सकते। तो ज्यादातर एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा? इनडायरेक्ट इन नेचर होते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी हो सकते हैं जो डायरेक्ट हो सकते हैं, सही, जिसकी एक मिसाल है रॉयल्टी। रॉयल्टी क्या होता है भाई? ROYALTY। रॉयल्टी क्या होता है? रॉयल्टी होता है कि अगर हम एक इंटरनेशनल ब्रांड की प्रोडक्ट पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लाइसेंस लेके उनसे, तो हमने क्या करना होता है, उनको पैसे देने होते हैं गोरों को जिन लोगों का वो ब्रांड है। सही, जैसे कोई एग्जांपल सोचे रॉयल्टी की। भाई देखें, जैसे एग्जांपल है कोक है या पेप्सी है। आपको पता है अब ये कोक जो है वो चौधरी, सही है ना, असलम साहब जो है उनका तो फॉर्मूला नहीं है। कोक और पेप्सी जो है किसी गोरों का फॉर्मूला है, सही है। और कोका कोला कॉर्पोरेशन जो है, सही है, वो
यहूदियों की है, मशहूर है। ऐसे ही जो है पेप्सी है, पेप्सी कोला। तो अब ये जो लोग हैं भाई, जो फाउंडर्स हैं इसके, जो ओरिजिनल पेरेंट कंपनी है, उन्होंने पाकिस्तान में जो है वो लाइसेंस दिया कि भाई यहाँ की जो कंपनी है उसको लाइसेंस दिया कि आप जो है वो बनाएं पेप्सी और जो है वो कोक पाकिस्तान के लिए। लेकिन वो सवाब की नीयत से नहीं दे रहे, सही है कि भाई हमें इसके लिए दुआ कीजिएगा, जैसे मुसलमानों के लिए अल्लाह ने जन्नत रखी है तो यहूदियों को भी अल्लाह ताला जन्नत दे दे, सही है। तो ये इसके लिए जो है वो उन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया कि भाई आप बनाएं और हमारे लिए दुआ कीजिएगा, दुआ की दरखास्त है, ऐसा नहीं। तो वो भाई हमसे क्या कर रहे हैं, पैसे मांगेंगे। वो बोलेंगे भाई देखो, जो आप हमें पैसे दोगे हमारा नाम यूज करने के, वो है रॉयल्टी। और रॉयल्टी ऐसे नहीं होता कि भाई हर महीने 1 करोड़ दे दो, सही है। तो और जितनी पेप्सी बनानी है बनाओ, जितने लेस के चिप्स बनाने हैं बनाओ, जितनी एक्वाफीना की बोतल बनानी है बनाओ, जितने चीटोस बनाने हैं बनाओ, ऐसा नहीं होगा। कह रहे जितने यूनिट बनाओगे हर यूनिट पे हम आपसे रॉयल्टी लेंगे, सही ना। कि एक जो है पेप्सी की कैन के ऊपर इतनी रॉयल्टी, सही, फॉर एग्जांपल 10 रुपए। और एक जो है वो लेस के चिप्स पे जो है वो 20 रुपए रॉयल्टी, फॉर एग्जांपल। और एक जो एक्वाफीना की बोतल पे इतनी 25 रुपए रॉयल्टी। तो ये होता है भाई, रॉयल्टी पर यूनिट बेसिस पे होती है। तो रॉयल्टी क्या होता है, ना तो मटीरियल है ना तो लेबर है, सिर्फ उनका नाम यूज करने के पैसे हैं। और ये रॉयल्टी क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि रॉयल्टी लंप सम में नहीं पे की जाती कि भाई एक बार इतने पैसे दे दो फिर जितने चाहे यूनिट बनाओ, नहीं। जितने यूनिट बनाओगे हर यूनिट पे आप हमें पैसे दोगे। इसीलिए कहते हैं भाई ये जो इसराइली प्रोडक्ट्स हैं इनका बायकॉट करें। क्यों? क्योंकि भाई जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स खरीदते हैं तो इसका मुनाफा जो है वो एक खास परसेंटेज जो है वो वहां जा रही होती है बाहर, सही। उससे वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं किसको, इसराइली जो है वो आईडीएफ जो है वो फोर्सेस को। तो इसलिए जो है वो कहा जाता है कि यार इसको बॉयकॉट करें, सही है। तो आई होप आपको ये 6 तरह की कॉस्ट समझ में आ गई। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो सर यहाँ से आगे बात बढ़ाते हैं। ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर इन तीनों को ऐड कर लें तो जो कलेक्टिव टर्म बनती है सर वो कहलाती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्राइम निकला है बेटा प्राइमरी से, सही। तो जो भी मेजर या प्राइमरी कॉस्ट है उन तीनों को ऐड कर लें तो वो क्या बन जाता है, प्राइम कॉस्ट। तो जब भी हम आपको बोले सर, एग्जामिनर बोले प्राइम कॉस्ट निकालो, तो आप सारी डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में लगती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस। और जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है अगर हम उनको ऐड कर लें, फैक्ट्री में 3 इनडायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। जितनी भी इनडायरेक्ट कॉस्ट है अगर आप उनको ऐड कर लें तो वो क्या बन जाएगा, ओवरहेड्स। क्या बन गया सर, ओवरहेड्स। ओवरहेड मतलब हमारे सर के ऊपर ये खर्च है। अब अब बेटा यहाँ पे एक बात ये है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स नहीं पढ़ा किसी प्रोफेशनल टीचर से, सही, किसी क्वालिटी टीचर से, तो अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है और वो ये बोल रहा है कि यार ये बताओ तुम मुझे कि तुमने जो है वो सर एआरडी से आप पढ़ रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि क्या एक्सपेंस और ओवरहेड एक ही चीज है। तो मैंने तो भाई किताब से पढ़ा है, तो मुझे तो ये समझ में आ रहा है एक्सपेंस और ओवरहेड एक ही चीज है। तो आप उसको कैसे समझाएंगे? आप बोलेंगे नहीं यार देखो, एक्सपेंस और ओवरहेड एक ही चीज नहीं है। आप बोलोगे एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। जो एक्सपेंस डायरेक्ट होगा वो ओवरहेड नहीं होगा, वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनेगा। किसका पार्ट बनेगा, सही। डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर सारी डायरेक्ट कॉस्ट किस में जाती है, प्राइम कॉस्ट में। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो ओवरहेड का पार्ट बनेगा, सही। लेकिन ये भी है कि सिर्फ इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो ओवरहेड नहीं होता, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट मिला लें तो ओवरहेड होता है, जिसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आ जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी आ जाता है, इनडायरेक्ट लेबर भी आ जाता है। तो आई होप डिफरेंस आपको समझ में आया कि एक्सपेंस और ओवरहेड एक ही चीज नहीं होती। क्योंकि बहुत से लोग जिनको अकाउंटिंग का नहीं पता वो एक्सपेंस और ओवरहेड को इंटरचेंजेबली यूज कर रहे होते हैं। यार वो कह रहे हैं एक्सपेंस बहुत बढ़ गया है, ओवरहेड बहुत बढ़ गया है। तो ओवरहेड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है और जो डायरेक्ट एक्सपेंस है वो किस में जाता है, प्राइम कॉस्ट में जाता है। सही। हमने बेटा पढ़ रहे हैं कॉस्ट क्लासिफिकेशन। हम समझ रहे हैं बेटा कॉस्ट की कितनी टाइप्स हो सकती हैं। पहला तरीका हमने कॉस्ट को समझा कि कॉस्ट या तो मटेरियल होगी या लेबर होगी या एक्सपेंस, ये एलिमेंट्स कहलाते हैं। सेकेंडली हमने समझा कॉस्ट या तो डायरेक्ट होगी या तो इनडायरेक्ट। तीसरा तरीका बेटा कॉस्ट को समझने का वो होता है बाय फंक्शन। क्या होता है सर, बाय फंक्शन। बाय फंक्शन में बेटा कॉस्ट को हम दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। फंक्शंस या डिपार्टमेंट जिसको आप कहते हैं, सही। दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, एक प्रोडक्शन और एक नॉन प्रोडक्शन, सही। वैसे टेक्निकली प्रोडक्शन, फंक्शन और डिपार्टमेंट में थोड़ा फर्क होता है। फंक्शन एक ब्रॉड अम्ब्रेला होता है और एक फंक्शन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं। जैसे फाइनेंस एक फंक्शन है, फाइनेंस के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री है, सही, और सेल्स लेजर है, परचेज लेजर है, सही है।
तो ये जो है वो पेरोल डिपार्टमेंट है, तो ये सारे अलग अलग। तो फाइनेंस एक फंक्शन, एक ब्रॉड अम्ब्रेला है जिसके अंदर बहुत सारे क्या हो सकते हैं, डिपार्टमेंट। तो अभी हम डिपार्टमेंट्स की बात नहीं कर रहे बेटा, बेटा अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शंस की। तो पता ये चला बेटा कि दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं सारी कॉस्ट को, या तो कॉस्ट प्रोडक्शन होगी या तो नॉन प्रोडक्शन होगी। प्रोडक्शन कॉस्ट को बेटा प्यार से मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहा जाता है और फैक्ट्री कॉस्ट भी कहा जाता है। कि कोई बोले यार मेरा प्रोडक्शन का काम है, या मेरी अपनी फैक्ट्री है, या मेरा मैन्युफैक्चरिंग का काम है, तो बात एक ही है। सही, तो ये प्रोडक्शन कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। सर प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है? प्रोडक्शन कॉस्ट हर वो कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री के अंदर लग रही है, सही है, और जो है वो ड्यूरिंग प्रोडक्शन लग रही है, प्रोडक्शन के दौरान लग रही है, फैक्ट्री फ्लोर पे लग रही है, फैक्ट्री के फ्लोर पे, सही, और प्रोडक्ट को बनाने में लग रही है, टू मेक अ प्रोडक्ट। तो किसी भी प्रोडक्ट को बनाने में ड्यूरिंग प्रोडक्शन फैक्ट्री फ्लोर पे जो भी कॉस्ट लगती है वो होती है प्रोडक्शन कॉस्ट। प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 6 तरह की कॉस्ट है। 3 जो कॉस्ट है वो हमने पढ़ी, जो कि प्राइम कॉस्ट होती है, सारी डायरेक्ट कॉस्ट, और जो ओवरहेड्स होते हैं अगर वो फैक्ट्री के ओवरहेड हो तो 3 तरह के ओवरहेड होंगे। जैसे अभी हमने पढ़ा 3 तरह की डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। और 3 तरह की बेटा इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर अगर ये 6 तरह की कॉस्ट को ऐड कर लें तो ये क्या कहलाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट। तो सवाल ये आता है जब भी वो बोले प्रोडक्शन कॉस्ट निकालो तो हमें 6 कॉस्ट फाइंड करनी पड़ेंगी। पहले सारे डायरेक्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि कलेक्टिवली क्या कहलाएगा, प्राइम कॉस्ट। फिर सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट फाइंड करेंगे। अच्छा इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है वो फैक्ट्री के अलावा भी हो सकती हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री की हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली थी इनडायरेक्ट मटीरियल, इनडायरेक्ट लेबर, सुपरवाइजर वगैरह, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो बेटा अगर ये सारी फैक्ट्री की कॉस्ट ले लें 6 की 6, तो ये क्या बन जाएंगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। अब आ जाते हैं सर नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन या नॉन मैन्युफैक्चरिंग या नॉन फैक्ट्री, बात एक ही। नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट बेटा कौन सी कॉस्ट होंगी, जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन नहीं लग रही बल्कि कब लग रही है सर, बिफोर या आफ्टर प्रोडक्शन लग रही है। क्या लग रही है, बिफोर या आफ्टर, या प्रोडक्शन से पहले लग रही है या प्रोडक्शन के बाद लग रही है। सही है, बिफोर प्रोडक्शन या आफ्टर प्रोडक्शन लग रही है, ड्यूरिंग प्रोडक्शन नहीं लग रही। सही, बिफोर या आफ्टर प्रोडक्शन। और बेटा ये कॉस्ट ऐसी है जो फैक्ट्री फ्लोर पे नहीं लग रही, वो आउटसाइड फैक्ट्री फ्लोर लग रही है, फैक्ट्री के अलावा कहीं और लग रही है, कोई जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स में लग रही है। सही, मतलब सपोर्ट एक्टिविटीज में लग रही है। कॉस्ट अदर देन मेकिंग द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को बनाने के अलावा जितनी भी कॉस्ट है वो कहाँ पे आएगी सर, जैसे सपोर्ट रिलेटेड एक्टिविटीज में जो कॉस्ट लग रही है वो है वो है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। नॉन प्रोडक्शन या नॉन फैक्ट्री या नॉन मैन्युफैक्चरिंग बात आएगी। सही है, तो कौन कौन सी कॉस्ट हो सकती है सर, जैसे कि सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट क्या होती है भाई, एक तो होता है प्रोडक्ट को बनाना और एक होता है प्रोडक्ट को बेचना। तो बेटा बेचने से रिलेटेड जितनी भी जो है, बेचने से रिलेटेड जितनी भी हमारी कॉस्ट है वो क्या कहलाएंगी भाई, वो कहलाएंगी हमारी सेलिंग कॉस्ट, जिसमें भाई सेल्स के जो पर्सन है, सेल्समैन, उसकी सैलरी हो सकती है, उसके बोनसेस, उसके अलाउंसेस हो सकते हैं, सेल्स आउटलेट का रेंट हो सकता है, सेल्स आउटलेट को चलाने का जितना भी खर्चा है वो हो सकता है, सेल्स आउटलेट का इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह, ये सब सेलिंग कॉस्ट होती है। सेलिंग के बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग कॉस्ट क्या होती है भाई, कि प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना। सही है, चाहे वो प्रिंट मीडिया पे, अखबारों वगैरह में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सही है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी पे ऐड चला रहे हैं, चाहे फेसबुक इंस्टाग्राम पे जो है वो स्पॉन्सर्ड रिजल्ट चला रहे हैं, तो ये सब एडवर्टाइजिंग। तो बेटा जो प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट है वो क्या कहलाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट। और लोगों को बनाना कि वो हमारी प्रोडक्ट क्या करें, खरीदें। सही है, तो लोगों को बनाने की जो कॉस्ट है और वो क्या है आपकी, नॉन प्रोडक्शन। सही है जी, आगे क्या है भाई, R&D। R&D क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कब होती है भाई, बिफोर प्रोडक्शन होती है या आफ्टर प्रोडक्शन, ये होती है बिफोर प्रोडक्शन। प्रोडक्ट को बनाने से पहले जो लेबोरेटरी में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, जो साइंटिस्ट की सैलरी है, सही है, जो उसकी प्रोटोटाइप बन रहे हैं, तो ये सारी कॉस्ट जो है प्रोडक्ट की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग शुरू होने से पहले जो लग रही है वो सब है नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ये होता है कैरेज आउटवर्ड, गुड्स को बेटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, कहाँ पे, कस्टमर के घर तक, या तो डिलीवर कर रहे हैं, सही, जैसे दराज वगैरह करता है, या ये हो सकता है कि बेटा हम प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं,
दुकानों तक पहुंचा रहे हैं, स्टोर्स तक पहुंचा रहे हैं। आप देखा होगा आपने बहुत सारे जो है वो ब्रांड के, जैसे डॉन ब्रेड की गाड़ी चल रही होती है, ऐसे पेप्सी का ट्रक चल रहा होता है। सही, ये गुड्स को क्या कर रहे होते हैं, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहाँ पे? दुकानों पे, स्टोर्स पे। तो बेटा जो भी कॉस्ट लग रही है प्रोडक्ट को डिलीवर करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। और कौन सी कॉस्ट लगेगी सर? इसके बाद है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिन क्या होता है बेटा? एडमिन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो, सही है, जो काम कोई नहीं करता वो एडमिन का काम होता है, जो किसी का काम नहीं होता, और जो कॉस्ट कहीं नहीं लगेगी वो एडमिन डिपार्टमेंट में लगेगी। तो एडमिन कॉस्ट या ऑफिस कॉस्ट बेटा यहाँ पे आ जाएगी नॉन प्रोडक्शन। सही, एडमिन में क्या क्या आ सकता है कि भाई वो जो हेड ऑफिस है, जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, सही, अकाउंटेंट की सैलरी, सही है, जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग काम कर रहे हैं एडमिन वाले, उनकी कॉस्ट आ जाती है। तो ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट होती है। फैक्स हो गया, ईमेल हो गया, इंटरनेट की कॉस्ट हो गई, फोटोकॉपी हो गई, इंक हो गई, पेपर हो गया, स्टैंप हो गया। सही है, तो ये सारी कॉस्ट जो है ऑफिस में जो लग रही। फिर उसके बाद है बेटा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है सर? फाइनेंस कॉस्ट में सिर्फ एक चीज आती है, जो हमने लोन लिया है, सही, उस लोन पे जो इंटरेस्ट दे रहे हैं वो कहलाता है फाइनेंस कॉस्ट। तो वो जो लोन होता है, बैंक लोन, सही है, या जो कंपनी में होता है डिबेंचर्स होता है, उसका जो इंटरेस्ट होगा लोन या डिबेंचर्स का, वो कहाँ पे आएगा? वो आएगा फाइनेंस कॉस्ट। तो आई होप बेटा आपने 3 तरीके समझ लिए कॉस्ट को समझने के। पहला एलिमेंट, दूसरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और तीसरा बाय फंक्शन। तो ओ लेवल में तो नॉर्मली ये 3 तरीके काफी होते हैं, सही है, लेकिन एक और तरीका है जो आप जो है वो समझ लें तो बेहतर है। सही है, ज्यादा जो है वो ए लेवल्स में वो काम आता है। सही है, लेकिन चौथी क्लासिफिकेशन वैसे आपने पढ़ी हुई भी होगी कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ओ लेवल वालों बच्चों ने भी पढ़ी हुई है इकोनॉमिक्स में। वो है कॉस्ट को उसके बिहेवियर से समझना है। कॉस्ट को किससे समझना है? उसके बिहेवियर से। तो नॉर्मली जो है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स में जो है वो इसका चौथे वाले की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये जनरल नॉलेज के लिए समझ लें, ए लेवल वालों को जरूरत पड़ेगी। सही है, तो देख लेते हैं। तो बेटा बिहेवियर का मतलब बेटा कॉस्ट को उसके बिहेवियर से समझना है। कॉस्ट बिहेवियर का मतलब बेटा द वे कॉस्ट रिएक्ट विद द चेंज इन एक्टिविटी। अगर हम एक्टिविटी को चेंज करें तो कॉस्ट पे उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, असरात पड़ेंगे, ये हमारा कॉस्ट बिहेवियर कहलाता है। तो बिहेवियर के हिसाब से बेटा हम कॉस्ट को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला है आपका वेरिएबल कॉस्ट। आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में, सही है, या बिजनेस में। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ आउटपुट। इसका मतलब बेटा यूनिट ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और यूनिट कम बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या एग्जांपल है सर? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो अभी हमने बेटा प्राइम कॉस्ट पढ़ी ना, प्राइम कॉस्ट हमेशा क्या होती है? वेरिएबल होती है। वेरिएबल की एग्जांपल ले लेते हैं। सर एक प्रोडक्ट को बनाने में $10 का मटेरियल लग रहा है। अगर हम 2 यूनिट बनाए तो 20 का मटेरियल लगेगा, 3 यूनिट बनाए तो 30 का लगेगा, एंड सो ऑन। एक यूनिट को बनाने में लेबर को दे रहे हैं फॉर एग्जांपल 50 रुपए। अगर वो 2 यूनिट बनाएगा तो उसको 100 रुपए देंगे, 3 यूनिट बनाएगा तो 150 देंगे, एंड सो ऑन। ये क्या है? आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट एक्सपेंस, भाई एक यूनिट पे इतनी रॉयल्टी है तो 10 यूनिट पे इतनी रॉयल्टी होगी। तो बेटा ये जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है इसको वेरिएबल कॉस्ट भी हम कह सकते हैं। सही है, फिर हम आ जाते हैं बेटा फिक्स कॉस्ट के ऊपर। फिक्स कॉस्ट जैसा बेटा क्या आपने पढ़ी हुई है? फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो फिक्स रहती है, नो मैटर व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्टिविटी। इसका मतलब बेटा यूनिट कम बनाए या ज्यादा बनाए, फिक्स कॉस्ट बिल्कुल ही सही एटीट्यूड में है, और वो जो है बिल्कुल ही लिफ्ट नहीं करा रही। तो फिक्स कॉस्ट बेटा एक ऐसी कॉस्ट है जो फिक्स रहती है, नो मैटर व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एक्टिविटी। जैसे कि रेंट है, कि हम यूनिट कम बनाए या ज्यादा बनाए, रेंट हमारा जो है वो अप डाउन नहीं होता, रेंट क्या रहता है? फिक्स रहता है। ऐसे ही सर आपका एडमिन की सैलरी, जो अकाउंटेंट है या एडमिन मैनेजर है, एडमिनिस्ट्रेटिव के जो लोग हैं, उनकी सैलरी इस पे डिपेंडेंट नहीं होती कि आप कितने यूनिट बनाए। सही, अब वो पूरा महीना ड्यूटी दे रहे हैं, तो यूनिट बने या ना बने उनको हमने पूरे फिक्स पैसे देने। ऐसी डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन जिसे हम नॉर्मली निकालते हैं बेटा स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस से, याद है? डिप्रिसिएशन बेटा जब हम चार्ज करते हैं स्ट्रेट लाइन या रिड्यूसिंग बैलेंस, तो वो यूनिट्स पे डिपेंडेंट नहीं होती। सही, उसका एक फिक्स फॉर्मूला होता है कि हर साल इतनी डिप्रिसिएशन आएगी। सही, अब इसका यूनिट से कोई ताल्लुक नहीं है, यूनिट बनाए कम या ज्यादा डिप्रिसिएशन उतनी होगी, क्योंकि एक फॉर्मूला बेस्ड होती है, इसलिए डिप्रिसिएशन क्या होती है? फिक्स होती है। और बेटा और क्या आ सकता है इसके अंदर? तीसरी टाइप आ सकती है स्टेप फिक्स कॉस्ट। सही है ना? थोड़ा सा ये जो है वो ऊपर लेवल है, समझ लें। तो ओ लेवल में नॉर्मली आपने शायद नहीं पढ़ी होगी स्टेप फिक्स कॉस्ट, ओ लेवल और आईजीसीएसई में, लेकिन ए लेवल वाले बच्चों के लिए जरूरी है। तो ये देख लेते हैं बेटा स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है। स्टेप फिक्स कॉस्ट बेटा एक ऐसी कॉस्ट होती है जो होती तो फिक्स है,
लेकिन जो है वो ज़िंदगी भर फिक्स नहीं रहती, एक ख़ास एक्टिविटी तक वो क्या रहती है, फिक्स रहती है। जैसे एग्ज़ाम्पल है बेटा, हमने एक जो है वो पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे रहे हैं अपने जो है वो स्टाफ को, तो हमने एक कोस्टर जो है वो खरीद ली और जो है एक ड्राइवर रख लिया और पेट्रोल डलवा दिया उसको, डीज़ल जो भी है, और हमने बोला भाई स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप दो। अब बेटा अगर हमारे पास स्टाफ का 1 मेंबर था, तो भी हमने जो है वो कोस्टर चलानी है, और अगर जो है कोस्टर की कैपेसिटी है फॉर एग्ज़ाम्पल 20 लोग आ सकते हैं उसमें, तो चाहे बेटा 1 बंदा हो या 10 हो या 15 हो या 18, 19 हो, 20 हो, एक बंदे से लेके 20 बंदों तक जो कोस्टर चलाने का खर्चा है फॉर एग्जांपल वो क्या है, फिक्स है, सही। हाँ, पेट्रोल तो चेंज हो सकता है, वो तो वेरिएबल में आएगा पेट्रोल, लेकिन बाकी जो खर्चे हैं जैसे कोस्टर की डिप्रिसिएशन है और जो आपका ड्राइवर है उसकी सैलरी है, सही है, और जो उसका टैक्स है, तो वो सारा क्या होगा, फिक्स होगा। और बेटा जब 1 बंदा हो या 20 बंदे हों तो कॉस्ट क्या रहेगी, फिक्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितने भी बंदे हो जाएँ एक ही कोस्टर से काम चलेगा। जब हमारे पास एम्प्लॉइज़ 20 से 21 हो गए तो अब 1 कोस्टर काफ़ी नहीं है, सही है, तो अब हमने 2 कोस्टर्स ले ली और खर्चा डबल हो गया। अगर 1 कोस्टर चलाने का खर्चा है 1 लाख रुपए फॉर एग्ज़ाम्पल पर मंथ, तो 2 कोस्टर में अब खर्चा हो गया 2 लाख। अब बेटा ये हमारा खर्चा जो है वो 1 से 2 लाख हो गया, लेकिन फिर 2 लाख पे फिक्स हो गया। कब तक फिक्स रहेगा? जब तक हमारे पास 40 एम्प्लॉइज़ होते हैं या उससे ज़्यादा ना हो, 40 से कम। जैसे ही बेटा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ 40 से ऊपर चले गए, अब वो 2 कोस्टर में भी फिट नहीं आ रहे, अब हमें तीसरी कोस्टर भी लेनी पड़ेगी स्टाफ के लिए। तो अब ये कॉस्ट जो है वो 3 टाइम्स हो जाएगी, अब 3 लाख हो जाएगी, सही? और ये कॉस्ट दोबारा फिक्स हो जाएगी कब तक? चाहिए 60 एम्प्लॉइज़ तक, समझ में आ रही? तो टीचर की भी एग्ज़ाम्पल हो सकती है, हमने एक स्कूल खोला है और हमने इसमें बोला कि स्टूडेंट टीचर रेशियो होगा 1:20, इसका मतलब बेटा 1 टीचर होगा तो 20 स्टूडेंट होंगे। तो बेटा जैसे ही नंबर ऑफ हमारे एडमिशन्स 20 से बढ़ गए, 21 हो गए, तो वो क्लास फिर मैनेज नहीं हो पाएगी, तो हम उसको स्प्लिट कर देंगे, 2 टीचर्स हायर कर लेंगे, सही है? और सुपरवाइज़र भी ऐसे ही हो सकता है कि एक सुपरवाइज़र अगर 10 लोगों को क्या कर सकता है, सुपरवाइज़। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट कहलाएगी। उसके बाद है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सही। सेमी वेरिएबल जिसको मिक्स कॉस्ट भी कहते हैं, एक ऐसी कॉस्ट सर जो वेरिएबल और फिक्स का क्या है, मिक्सचर है। एक ऐसी कॉस्ट जो वेरिएबल और फिक्स का क्या है, मिक्सचर है, सेमी वेरिएबल। जैसे एग्जांपल है बेटा, जैसे हमारे पास बिल्स आते हैं, यूटिलिटी बिल, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल। किसका बिल? इलेक्ट्रिसिटी का बिल। इलेक्ट्रिसिटी का बिल आखिरी बात कर रहा हूँ बेटा, वो जो बिल आता है वो सेमी वेरिएबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल प्योरली वेरिएबल भी नहीं होता और प्योरली फिक्स भी नहीं होता। इसमें 2 कंपोनेंट होते हैं बेटा, एक तो होते हैं वेरिएबल चार्जेस होते हैं, जितनी आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से बिल बढ़ेगा, और जितनी कंजम्पशन कम होगी उतना बिल कम होगा। लेकिन एक लाइन रेंट होता है या मीटर रेंट होता है, वो फिक्स होता है, और कुछ टैक्सेस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं कि आपने ये देने ही देने हैं। अगर आप मुल्क से बाहर चले गए, घर आपका बंद है, सही, ऑफिस बंद है, और आप जो है वो बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर रहे, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बिल ज़ीरो आएगा। बिल अभी भी आएगा और एक फिक्स कंपोनेंट आएगा, लेकिन वो सारी ज़िंदगी फिक्स नहीं रहेगा। जब आप दोबारा आके यूज़ करना शुरू करेंगे तो बिल बढ़ेगा। तो बहुत सी ऐसी कॉस्ट होती है बेटा जो सेमाई होती है, सही, जिसमें जैसे सेल्समैन की सैलरी भी हो सकती है कि सेल्समैन को एक बेसिक सैलरी हम दे रहे हैं कि इतना पैसा तो हम आपको देंगे ही देंगे, प्लस हमने उसको बोला कि भाई जितने आप यूनिट बेचोगे उसका हम आपको कमीशन भी देंगे। तो सैलरी प्लस कमीशन जो होता है, ये होता है आपका सेमी वेरिएबल। तो आई होप बेटा आपको समझ में आया कि कॉस्ट कितनी टाइप्स की हो सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम सीखेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है। थैंक